नमस्कार सभी को। आज हम न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो 12th क्लास का चैप्टर 2 है, खेल और पोषण, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो नए सिलेबस में जो शामिल किया गया है वो है बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, वेट कंट्रोल, हेल्थी वेट। इस प्रकार से इसमें फूड मिथ आदि सभी को शामिल किया गया है। डाइटिंग के बारे में भी कोर्स में रखा गया है। तो हम शुरू करते हैं खेल और पोषण को। तो न्यूट्रिशन और संतुलित आहार, पोषण और संतुलित आहार, इन दोनों बातों में बहुत ही अंतर है। इनको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन वो है जिसको हम ग्रहण करते हैं। किस लिए ग्रहण करते हैं? अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए। जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए और भोजन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, उनका वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पोषण क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोषण वो है जो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए, जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाए। अब भोजन पचा हुआ कब माना जाता है? तब माना जाता है जब जो है पाचन क्रिया पूर्ण रूप से उस भोजन पर अपना कार्य कर दे। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भोजन को चबाने से लेकर, जब हम भोजन को चबाना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मल मूत्र, इनका त्याग हो जाना। भोजन को चबाने से लेकर अवशिष्ट पदार्थ के निकलने तक की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको पोषण कहा जाता है। यदि भोजन डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको हम पोषण नहीं मानेंगे। तो इसलिए पोषण तत्व वो होते हैं जिन्हें हमारा पाचन तंत्र आसानी से पचा लेता है। अब संतुलित आहार पर हम आते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो जहाँ तक संतुलित ये शब्द शामिल आ रहा है, तो इससे हमें ये याद रखना है कि उचित मात्रा यदि हम भोजन की ग्रहण करेंगे तो वो संतुलित माना जाएगा। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। और ये आहार हमें हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं को कराने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो सभी का संतुलित आहार एक जैसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपनी क्रियाओं के अनुसार, दैनिक क्रियाओं के अनुसार संतुलित आहार लेते हैं। जैसे एक पहलवान का संतुलित आहार अलग होगा, एक एथलीट का संतुलित आहार अलग होगा, और इसी प्रकार जो बच्चे स्टडी करते हैं उनका संतुलित आहार अलग होगा। तो हर किसी का, बच्चों का अलग होगा, वयस्कों का, जो युवा हैं उनका अलग होगा, और जो बुजुर्ग हैं उनका अलग होगा। तो संतुलित आहार को समझने के लिए साधारण रूप में हमें ये याद रखना है कि पोषक के जो तत्व हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं, उन 6 कंपोनेंटों का उचित मात्रा में सेवन करना संतुलित आहार कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए, पोषक या पोषण, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? भोजन को चबाने से लेकर अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने तक की क्रिया को पोषण कहा जाता है। तो सिंपल अर्थ यही है कि जो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है वो पोषण है, और जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो गैर पोषण है। दूसरा आते हैं संतुलित आहार के ऊपर। संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय पोषक के सभी तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज लवण का उचित मात्रा में सेवन करना है। ये जो शब्द यहाँ पर आता है उचित मात्रा, यदि आप इस शब्द को नहीं लिख पाते तो आप संतुलित आहार को नहीं जानते। तो उचित मात्रा शब्द का होना ज़रूरी है, तभी कहा जाएगा कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो संतुलित आहार है। अब हम आते हैं भोजन के जो पोषक तत्व उसमें शामिल होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो भोजन के पोषक तत्व 6 होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा जाता है।
तो पहले भाग में ये 4 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और चौथा होता है जल। ये भोजन के मैक्रो मतलब बड़े पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है। हमारे शरीर को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अधिक मात्रा में वसा चाहिए, अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए और अधिक मात्रा में जल चाहिए। इसीलिए इनको मैक्रो में शामिल किया गया है। और नंबर बी, भोजन के ऐसे पोषक तत्व जो माइक्रो में आते हैं, सूक्ष्म में आते हैं, वे हैं खनिज और विटामिन। ये भोजन के ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। तो भोजन के 6 पोषक तत्व, उनको 2 भागों में बांटा गया है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी शामिल है, जबकि माइक्रो में विटामिन और मिनरल खनिज लवण शामिल हैं। तो हम पहले बात करते हैं मैक्रो तत्व की। भोजन के जो मैक्रो तत्व हैं, बड़े तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं और ये क्या हैं। मैंने बताया अभी कि जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है उनको कहते हैं मैक्रो, और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है उनको कहते हैं माइक्रो। तो ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो भोजन के मैक्रो तत्वों का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिनमें इन तीनों का अनुपात 1:2:1 होता है, मतलब कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होती है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब हम बात करें कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है। तो 4.1 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर के वज़न का 1% होता है। हमारे शरीर का वज़न का 1% होता है। यदि किसी व्यक्ति का वज़न 100 किलो है तो आप माने कि उसके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो 1 kg होगा। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल और जटिल, ये है जटिल। तो सरल कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम शर्करा भी कह देते हैं, जैसे जूस में, फलों के रसों में। ऐसे ही उनसे फलों के रसों से बनने वाले चीज़ें होती हैं, जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गई, मुनक्का हो गया। इनमें सब में सरल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये बहुत ही तीव्र रूप से डाइजेस्ट होता है। मान लीजिए अगर हम सरल कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तो 3 से 5 सेकंड में अपना कार्य शुरू करना प्रारंभ कर देता है। इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इस तरह के कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। दूसरा जो होता है जटिल, ये ठोस वस्तुओं में पाए जाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट लिक्विड फॉर्म में और जटिल कार्बोहाइड्रेट ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको स्टार्च युक्त स्रोत भी कहते हैं। स्टार्च का मतलब क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का ही वो प्रकार है जिसको जटिल कहा गया है। आप ध्यान दें, इसमें शामिल होते हैं रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला, जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। अब जो स्टार्च होता है ये मीठा कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है। मान लो जब हम रोटी का टुकड़ा अपने जबड़े से चबाना प्रारंभ करते हैं तो उसको जब हम लंबे समय तक चबाएंगे तो हमारा मुंह अपने आप ही मीठा होना शुरू हो जाता है। तो वो जो रोटी का टुकड़ा होता है वो कुछ समय बाद जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट यह तरल रूप में होता है जिसे क्विक एनर्जी फूड भी कहा जाता है। क्विक एनर्जी मतलब जल्दी से एनर्जी देने वाला।
इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये शामिल होते हैं। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है इसको ठोस रूप में ये पाया जाता है, जैसे अनाजों और दालों में। इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज शामिल होते हैं। लैक्टोज हमें सिर्फ दूध से पाया जाता है और किसी से नहीं पाया जाता। ऐसे ही फ्रक्टोज फलों से पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ये सिंपल तरीका यही है कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट और सरल कार्बोहाइड्रेट। अब हम आगे चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण कार्यों को हम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है एनर्जी प्रदान करना। ऊर्जा का सबसे जल्दी स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का सबसे जल्दी और सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। तो अब देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। साधारण रूप में प्रतिदिन 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट का सेवन हम अधिक कर लें तो उसका क्या होता है? अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे लीवर में जमा हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन एक रासायनिक नाम है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद ये लीवर में एकत्रित होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। इसी ग्लाइकोजन से फिर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होने पर या ऑक्सीजन के बिना यही ग्लाइकोजन हमें क्या है जो एटीपी देता है। एटीपी जो होते हैं एनर्जी के बॉन्ड होते हैं। तो हमें एनर्जी प्राप्त इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से होती है। अब दूसरा हम चलते हैं वसा के ऊपर। तो वसा, इसे फैट कहते हैं। वसा जो है ये भी 3 चीज़ों से ही मिलकर बनता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार वसा भी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। लेकिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के अंदर इन तीनों की मात्रा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 2.25 गुना ज़्यादा होती है। 2.25 गुना ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए 1 ग्राम वसा के अंदर 9.1 कैलोरी होती है। 9.1 कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा के अंदर। अभी बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4.1 और 1 ग्राम वसा में होती है 9.1। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। और यदि पूछा जाए कि ऊर्जा किस स्रोत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो है वसा। क्योंकि इसमें 1 ग्राम में कितनी होती है? 9.1 कैलोरी। इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है वसा, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। तो वसा भी 2 प्रकार का होता है, वनस्पतियों से प्राप्त वसा और जंतुओं से प्राप्त वसा। वनस्पतियों से जो वसा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट ये होती है हमें वनस्पतियों से प्राप्त। और जो हमें जीव जंतुओं या ठोस पदार्थों से प्राप्त होती है उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड फैट। तो फैट के 2 प्रकार हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो ठोस रूप में पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होते। उचित नहीं होते मतलब क्यों उचित नहीं होते? क्योंकि इनको पचाने में अधिक समय लगता है, इनका पाचन जो है जल्दी से नहीं होता। तो कम मात्रा में हम सैचुरेटेड फैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, मक्खन है, घी है, तो ये दोनों जो हैं सैचुरेटेड फैट हैं, ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। लेकिन जो दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैट, ये तरल रूप में पाए जाते हैं और ये पाचन होने में ज़्यादा समय नहीं लेते। ये सैचुरेटेड फैट की तुलना में अनसैचुरेटेड फैट जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमें जल्दी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये हमें लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे वनस्पति तेल। सभी प्रकार के तेलों में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है वो लीवर में एकत्रित होता है। इसी प्रकार अधिक फैट लेने से जो फैट इकट्ठा होता है
वो ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में इकट्ठा होता है। कहाँ? एडिपोज टिश्यू के नीचे। ये टिश्यू मतलब उत्तक होते हैं। टिश्यू का एक प्रकार है एडिपोज टिश्यू, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये जो है फैट वहाँ पे एकत्रित होता है, जिससे हम अपने आप को मोटापा महसूस करते हैं, मोटा महसूस करने लगते हैं। तो अधिक फैट खाने से मोटापा बढ़ जाता है। और फैट की मात्रा कम होने से फिर क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल फैट खाना छोड़ दे तो उसको एक रोग होता है, उसका नाम है कीटोसिस। कीटोसिस नामक रोग होता है, जिसमें शरीर काफ़ी दुबला और पतला दिखाई देता है। तो ये फैट था। फैट के बाद फैट के जो मुख्य कार्य हैं, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। फैट जो हैं कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। कोमल अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, जितने भी कोमल अंग हैं, हृदय है, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये काफ़ी कोमल होते हैं। इनके ऊपर यदि फैट की परत ना हो तो हल्की सी चोट से ही उनको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो कोमल अंगों की सुरक्षा कौन करता है? फैट करता है। बॉडी का तापमान भी फैट मेंटेन करता है। गर्मियों में फैट से जो है पसीना बाहर आता है, वो इसी वजह से आता है ताकि वो बॉडी का तापमान मेंटेन कर ले। इसी प्रकार अच्छा आकार हमें बॉडी का प्रदान कराता है फैट। बिना फैट के तो हड्डियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, जिससे जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अच्छी दिखाई नहीं देती। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से भी होता है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन में पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो केवल प्रोटीन ही ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4.1 कैलोरी होती है। जितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में होती है उतनी ही कैलोरी प्रोटीन में भी होती है। अधिक प्रोटीन का सेवन करने से या प्रोटीन कहाँ पर एकत्रित होता है? तो प्रोटीन जो एकत्रित होता है वो होता है अमीनो एसिड के रूप में पूरी बॉडी के अंदर। बॉडी में जहाँ कहीं भी मसल होगा वहाँ प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित हो जाएगा। कुल अमीनो एसिड की संख्या 20 है, जिसमें से 10 तो हम भोजन से प्राप्त करते हैं और 10 हमारा शरीर स्वयं बनाता है। तो 20 अमीनो एसिड टोटल होते हैं, जिसमें से 10 तो शरीर स्वयं बना लेता है और 10 हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य है टिश्यू की मरम्मत और नए टिश्यू का निर्माण करना। टिश्यू उत्तक को बोलते हैं। आप ध्यान दें, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से मसल का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की डाइट है वो कब लेते हैं? कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद लेते हैं, या फिर बढ़ती उम्र में। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके आहार में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। तो प्रोटीन जो है क्या करता है? टिश्यू की मरम्मत। मान लो हमने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज करने से मसल थक जाता है, फटीक हो जाता है, उसमें थकावट आ जाती है। तो मसल की रिपेयरिंग कौन करता है? प्रोटीन करता है। फिर जब मसल रिपेयर हो जाता है तो उसके ऊपर नया टिश्यू भी प्रोटीन की वजह से ही चढ़ता है, जिससे मसल बिल्ड होता है। इसीलिए प्रोटीन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मसल बिल्डर प्रोडक्ट या फिर फूड। तो मसल को बिल्ड करने का कार्य टिश्यू की मरम्मत के द्वारा नए टिश्यू का निर्माण होने से होता है। तो प्रोटीन की कमी से यदि कोई रोग होता है तो वो कौन सा है? वो है मरासमस और क्वाशियर। ये 2 रोग ऐसे हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, जिसमें शरीर के अंदर मांसपेशियां बिल्कुल ख़त्म होती चली जाती हैं, उसके शरीर में मसल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा जहाँ पर भोजन प्राप्त नहीं होता वहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी दुबले पतले होते हैं, जिन्हें हम कुपोषण का शिकार कहते हैं। तो वो शिकार संतुलित आहार के ना मिलने के कारण होता है। तो उनमें मरासमस और क्वाशियर नामक रोग होता है। ये रोग प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। प्रोटीन की खोज 1938 में मुल्डन ने की थी। ये सुल्डन नहीं है, मुल्डन है। मुल्डन ने की थी।
तो ये प्रोटीन के बारे में हमने आपको बताया। अब इन तीनों के बारे में हम फिर से एक और नई चीज़ बताते हैं कि ये तीनों थे, इनका कार्य किस प्रकार से। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी और वसा सबसे ज़्यादा। सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा वसा। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण। अभी आपको बताया था ना, टिश्यू की मरम्मत और नए टिश्यू का निर्माण, तो वो करता है प्रोटीन। और एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन की दाल में। सोयाबीन की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। उसके बाद प्रोटीन के बाद आता है मैक्रो तत्व। अगला जो है वो है जल। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसका फॉर्मूला H2O है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु शामिल होता है। अब ये जो है हमारे शरीर का 70% भाग जो है वो पानी का होता है, और हमारे रक्त में 90% जो भाग है वो पानी का होता है। इसका मुख्य कार्य ये है कि ये सभी जो सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हमारे शरीर में हैं, जिनसे हमारा शरीर चलता है, जितने भी तंत्र हमारे शरीर में शामिल हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने का कार्य जल करता है, पानी करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन असंभव होता है। तो ये जो हमने चारों पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जल, ये चारों जो हैं पोषक के मैक्रो तत्व हैं। पोषक के मैक्रो तत्व। अब आते हैं नंबर 2, पोषक के माइक्रो तत्व के ऊपर। तो पोषक के जो माइक्रो तत्व हैं वो हैं विटामिन और मिनरल्स, अर्थात खनिज लवण। तो ये माइक्रो क्यों हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। तो हम पहले विटामिन के ऊपर चलते हैं। तो विटामिन जो हैं, अब तक लगभग 30 विटामिनों की खोज की है, जिसमें से 13 विटामिन मुख्य हैं। इसकी खोज सी फंक ने विटामिन की खोज सबसे पहले की थी 1911 में। तो अब बताते हैं आपको विटामिन के बारे में। विटामिन को हम 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें से जल में घुलने वाले विटामिन और वसा अर्थात फैट में घुलने वाले विटामिन शामिल हैं। तो कुल जो विटामिन अपने सिलेबस में हैं, मुख्य विटामिन है वो 6। वो हैं A, B, C, D, E और K। इन 6 में से 2 विटामिन B और C ये तो घुलते हैं जल के अंदर, और बाकी A, D, E और K ये घुलते हैं वसा के अंदर। मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, A, D, E और K। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब हम एक एक करके सभी विटामिनों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं विटामिन का कार्य क्या होता है। तो विटामिन सभी विटामिनों के और खनिज लवण के कार्य होते हैं कि वो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो अच्छा जीवन जीने के लिए विटामिन्स और खनिज लवण की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ जीवन तब होगा जब वो निरोगी रहेगा, और निरोगी तब रहेगा जब विटामिन हमारे पास उचित मात्रा में हमारी बॉडी को प्राप्त होंगे। तो विटामिन अब बताते हैं। पहले बताएंगे हम पानी में घुलने वाले विटामिन। जो विटामिन जल में घुलते हैं हम उनका वर्णन पहले करते हैं। तो पानी में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि विटामिन बी के कई प्रकार शामिल होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B11 और B12 ये इसमें शामिल होते हैं। इन सब को जुड़ने की वजह से, एक बंडल तैयार होने की वजह से इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य जो क्वेश्चन विटामिन से बनता है वो ये बनता है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन का मुख्य स्रोत कौन सा है।
तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, सारा शरीर तो पतला रहता है लेकिन सिर्फ पेट मोटा होता है। पेट बिल्कुल माठ की तरह मोटा होकर बाहर आ जाता है और हाथ पैर बिल्कुल पतले रहते हैं। उस रोग को कहते हैं बेरी रोग। मुख्य स्रोत जो है विटामिन बी का वो है चावल। विटामिन सी के ऊपर आते हैं हम। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। इसमें सारा शरीर पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, विटामिन सी का जो मुख्य कार्य है वो है सेल को आपस में जोड़े रखना। हमारी बॉडी, हमारा जो जीवन चलता है वो सेल से चलता है। सेल से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो विटामिन सी क्या करता है, वो सेल को आपस में जोड़े रखता है। और जब सेल आपस में नहीं जुड़ेंगे तो वो विटामिन सी की कमी के कारण होगा और उसी रोग को हम स्कर्वी रोग कहते हैं, जिसमें शरीर बहुत ही पतला हो जाता है। विटामिन सी की आवश्यकता हमारी बॉडी को रोज़ाना होती है, इसकी कोई स्टोरेज नहीं होती। तो विटामिन सी मुख्य रूप से आंवले के अंदर पाया जाता है और सभी प्रकार के खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले के अंदर। तो ये विटामिन सी हमने बताया, ये थे पानी में घुलने वाले विटामिन। अब करेंगे वसा में घुलने वाले विटामिन। वसा में घुलने वाले विटामिन 4 हैं, ए, डी, ई और के। ये जो मैंने यहाँ पे कीड़ा लिखा है, ये कीड़ा हिंट है। वसा में घुलने वाले विटामिनों को याद करने की हिंट है कीड़ा। भाई कीड़ा, इसमें जो 4 हैं, के, ई, डी, ये चारों वसा में घुलते हैं। तो विटामिन ए के बारे में हम चलते हैं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत है गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेब तथा आम में भी ये पाया जाता है। अगला चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेट्स उसको बोलते हैं, अर्थात हड्डियों का टेढ़ा होना। इसमें जो है हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो बैंड उनके अंदर आ जाता है। सबसे अच्छा स्रोत है इसका सूर्य की किरणें। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें, और समुद्री नमक में भी ये विटामिन डी पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन ई। इसकी कमी से लड़कों में नपुंसकता और लड़कियों में बांझपन, लड़कों में नपुंसकता और लड़कियों में बांझपन नामक रोग होता है। नपुंसकता का मतलब है कि जो वीर्य शक्ति है उसका छीन हो जाना, किसी भी प्रकार के एक्स और वाई गुणसूत्र का ना बन पाना नपुंसकता कहलाता है। और बांझपन इसमें है कि वो किसी भी प्रकार से जो है अपनी कोख में शिशु को उत्पन्न नहीं कर पाएगी और वो सदैव जो है बिना संतान के अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसका मुख्य स्रोत है वनस्पति तेल, जिसमें जो है लिक्विड वाला फैट पाया जाता है। तो वनस्पति तेल का बिल्कुल त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हम तेल या फिर जो है तली हुई चीज़ों को खाते हैं वो हमें नुकसान देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप शुद्ध वनस्पति तेल में किसी भी चीज़ को फ्राई करके खाएंगे और दिन प्रतिदिन सुबह शाम व्यायाम करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ बनेगा। अगला है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्तहीनता, एनीमिया जिसे कहते हैं, खून की कमी। विटामिन के की कमी से खून की कमी जो है बॉडी के अंदर हो जाती है। इसका मुख्य स्रोत है पालक। पालक में अंदर आयरन होता है और आयरन जो है हमारे ब्लड को बढ़ाता है। तो पालक, मटर, टमाटर, अनार, पपीता, चुकंदर आदि में जो है विटामिन के पाया जाता है। तो हमने विटामिन्स को अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें मुख्य यही है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका स्रोत क्या है, पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं। तो वसा में घुलने वाले ए, डी, ई, के। ए की कमी से रतौंधी होता है, मुख्य स्रोत गाजर है। डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों का टेढ़ा होना होता है, इसका मुख्य स्रोत सूर्य की
किरणें हैं। विटामिन ई की कमी से लड़कों में नपुंसकता और लड़कियों में बांझपन होता है। इसका मुख्य स्रोत वनस्पति तेल है। विटामिन के की कमी से रक्तहीनता अर्थात अनीमिया, खून की कमी होती है। इसका मुख्य स्रोत पालक है। अब आते हैं पानी में घुलने वाले विटामिन। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, जिसका मुख्य स्रोत जो है यहाँ पर हमने बताया हुआ है, चावल है। और विटामिन सी जो है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसका मुख्य स्रोत आंवला है। तो अब हम थोड़ा खनिज लवण के बारे में पढ़ते हैं। ये भी माइक्रो तत्व हैं, छोटे तत्व हैं खनिज लवण। खनिज लवण में आते हैं, ये जो है आपको बता दें कि हमारी बॉडी का कुल 4% भाग जो है खनिज लवण का होता है। मुख्य रूप से 24 खनिज लवण है जिनकी आवश्यकता बॉडी में होती है। अब हम कुछ के बारे में बताएंगे, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम जो है दांतों में हड्डियों के लिए होता है। फास्फोरस है, ये भी दांतों में हड्डियों के लिए होता है। लोहा, आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन अर्थात ब्लड के लिए होता है। ऐसे ही सल्फ़र होता है। सल्फ़र जो है नाखूनों और बालों के लिए होता है। गंधक है, गंधक जो है वो भी ब्रेन के लिए होता है, मस्तिष्क को तेज़ रखता है। और इसी प्रकार से छोटे छोटे 24 टोटल खनिज लवण होते हैं। तो खनिज लवण का थोड़ा सा आप इसको याद कर लेंगे। बाकी PDF आपको भेजी जाएगी जिसमें सारी डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने अभी जो किया वो किया कि भोजन के पोषक तत्वों का विस्तार से वर्णन। ये जो पोषक तत्व हैं हमने इनका विस्तार से वर्णन किया है। इसमें है प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। इसके साथ साथ जल भी है। तो भोजन के पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा जाता है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो अर्थात बड़े में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी, जिनकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है। और माइक्रो में आते हैं खनिज लवण और विटामिन, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। ये थे भोजन के पोषक तत्व। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, भोजन के गैर पोषक तत्व। गैर पोषक मतलब ऐसे पोषक तत्व जो हमारे पाचन तंत्र द्वारा पचाए नहीं जाते, उनको गैर पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व जो पचाए जाएं और गैर पोषक तत्व जिनका पाचन ना हो। तो गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आता है फाइबर। फाइबर जो है एक गैर पोषक तत्व है। ये है क्या? एक रेशेदार पदार्थ होता है जो हमारे भोजन में पाया जाता है। फाइबर की विशेषता क्या है? ये खुद तो नहीं पचता, लेकिन जो है भोजन को पचाने में मदद करता है। अब फाइबर समझाने के लिए, जैसे किसी भोजन में आप देखते हो रेशा पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, जैसे भिंडी के अंदर एक रेशा होता है जब हम भिंडी को तोड़ते हैं, ऐसे ही कटहल के अंदर भी होता है। एलोवेरा जो होता है उसमें तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो ये जो है खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन भोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब ऐसे दूसरा है रंग यौगिक। इसी प्रकार हर भोजन का कलर होता है लाल, पीला, नीला, गुलाबी, लेकिन उसमें कोई कैलोरी नहीं होती और ना ही उससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये रंग किस लिए होता है? ये उसको देख करके हमें हमारा स्वाद बनता है, जिससे भोजन में इंटरेस्ट और रुचि पैदा होती है। जैसे आम है, पीला होगा तो उसको खाने में रुचि पहले ही पैदा हो जाएगी, जबकि हमने अभी उसका स्वाद चखा नहीं है। तो उसके कलर को देख करके हम जो है अपनी रुचि को भोजन के प्रति बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही स्वाद यौगिक है। स्वाद होते हैं तीखा, नमकीन, इस प्रकार के जो स्वाद होते हैं वो भी हमारे भोजन में स्वाद पैदा करते हैं और जिससे हमारे भोजन में रुचि बन जाती है। तो इनसे हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती और ये डाइजेस्ट नहीं होते, इसीलिए इनको गैर पोषक तत्व कहा गया है। एक और है इसी में जल। जल भी गैर पोषक तत्व है। तो आप ध्यान रखें, जल जो है पोषक तत्व भी है और गैर पोषक तत्व भी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पानी का कुछ भाग डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ भाग डाइजेस्ट नहीं होता। जो भाग डाइजेस्ट नहीं होता वो जो है मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है, लेकिन जो डाइजेस्ट होता है वो हमें जो है
और पोषक तत्वों के साथ मिलकर हमारे सिस्टमों को एक्टिव रखता है। तो पानी गैर पोषक तत्व भी है और पोषक तत्व भी है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है भोजन के पोषक तत्व और गैर पोषक तत्वों को। अगला टॉपिक आता है उचित भार। उचित भार, हेल्थी वेट, स्वास्थ्य भी इसको कहा जाता है। तो हेल्थी वेट किसे कहेंगे? हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से हेल्थी वेट कैसे समझा जाएगा? तो ऐसा वज़न, हमारी बॉडी का ऐसा वज़न जिस पर व्यक्ति बिना किसी डर के अपना जीवन व्यतीत कर सके, वो अपने आप को एक्टिव महसूस करे, अपने अंदर आलस महसूस बिल्कुल ना करे, तो मानो कि उसका वज़न बिल्कुल स्वस्थ है और वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको उचित भार कहा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार जो BMI है 19.25, इसको उचित भार माना गया है। BMI का फॉर्मूला शरीर का भार केजी में अपॉन में शरीर की ऊंचाई इंटू शरीर की ऊंचाई, ये मीटर के अंदर होती है। ये 11वीं क्लास में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है, बाकी सिलेबस में इस बार ये नहीं है। तो मुख्य बात यही है कि ऐसा भार जो बिना भय के व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर ले, उसको उचित भार कहते हैं। अगला टॉपिक आता है, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं जिनको सिलेबस में डाला गया है। खाद्य असहनशीलता। तो खाद्य का मतलब होता है भोजन, जो हम खाएंगे वो क्या है? हमारा भोजन। असहनशीलता का मतलब है सहन करने योग्य ना हो, ऐसा भोजन जिसको हमारा पाचन तंत्र सहन ना कर पाए, उसको खाद्य असहनशीलता कहते हैं। कंफ्यूज मत होना। देखिए, पोषक तत्व जो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएं, गैर पोषक तत्व जो डाइजेस्ट ना हो, खाद्य असहनशीलता वो डाइजेस्ट होने लायक थे लेकिन फिर भी डाइजेस्ट नहीं हुए। एग्जाम्पल देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 10 केले खा जाते हैं फिर भी उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, 2 केले खाते हैं और उनको डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, खट्टी डकार आती है, उनके कब्ज बन जाती है। मतलब उनका जो पाचन तंत्र है वो केलों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उन बच्चों के लिए वो जो केले हैं वो खाद्य असहनशीलता में आएंगे, बाकी सभी के लिए वो नहीं आएंगे। तो ऐसे कुछ तत्व होते हैं, कुछ ऐसे फल फ्रूट सब्जियां या अन्न होते हैं जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? ऐसा भोजन करने से सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, दस्त, उल्टी, सीने में जलन, खट्टी डकार, चक्कर आना, ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये खाद्य असहनशीलता थी, इसको बता दिया। एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं फूड मिथ्य, मिथक या मिथ्य। इसका मिथ्य बोलते हैं झूठ को। यदि कोई झूठी बात कहे, अफवाह फैलाए, गलत धारणाएं बताए तो उसको बोलते हैं मिथ्य। तो फूड मतलब भोजन, भोजन से संबंधित मिथ्य फैलाना, गलत अफवाहें फैलाना, गलत धारणाएं बताना, भोजन को लेकर के गलत प्रचार करना, उसको कहेंगे फूड मिथ्य। तो भोजन से संबंधित जो भी अफवाहें फैलती हैं उसको हम खाद्य या फूड मिथ्य कहते हैं। जैसे अधिक खाने से मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिक खाने से मोटे नहीं होते, भोजन ना डाइजेस्ट हो तब मोटे होते हैं। गलत खाने से मोटे हो सकते हैं, गलत खान पान से मोटे हो सकते हैं। संतुलित आहार हो, पोषक तत्व हो, अधिक खाने से वो मोटापा नहीं आता क्योंकि वो डाइजेस्ट हो चुका है। भूखा रहने से वज़न कम होता है, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। भूखा रहने से कभी भी वज़न कम नहीं होता, बल्कि कमज़ोरी आती चली जाती है। तो इस प्रकार से गलत धारणाएं मार्केट में होती हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। अगला टॉपिक आता है पूरक आहार, फूड सप्लीमेंट जिसे कहते हैं। फूड सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि जाकर मार्केट से कोई भी डिब्बा प्रोटीन वगैरह का ठाला हो कि वही है जी, उसी को कहते हैं सप्लीमेंट। वो सप्लीमेंट नहीं, फूड सप्लीमेंट किसे कहते हैं, ध्यान दें इस बात पर। जब कोई भी बच्चा भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन से उसको पूर्ण रूप से पोषण नहीं प्राप्त होता, जितनी एनर्जी की उसको आवश्यकता होती है उतनी एनर्जी उसे दिन में नहीं प्राप्त होती, तो वो क्या करता है, अदर प्रोडक्ट, अलग से कुछ प्रोडक्ट अपने भोजन में शामिल करता है
उस शामिल किए हुए प्रोडक्ट को हम पूरक आहार कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है च्यवनप्राश हो गया, कॉम्प्लान हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कैप्सूल्स दवाइयाँ भी इसमें शामिल होती हैं, ये सब पूरक आहार में आती हैं। तो पूरक आहार के लिए सावधानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे एक्सपायरी डेट, डॉक्टर की सलाह, झूठा जो विज्ञापन है उससे सावधान रहना कि भाई वो कहते क्या है। जैसे कह दें भाई जैसे कोई भी एग्जाम्पल आ जाता, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, तो ऐसा तो नहीं है भाई ड्यू पीने से डर ख़त्म होता है। तो ये अफवाहें हैं, इन अफवाहों से सावधान होकर के पूरक आहार का सेवन डॉक्टर की सलाह से और मौसम को देखकर, जिसे कहते हैं ना हित भुक मित भुक ऋत भुक, हित अनुसार मतलब बॉडी को देख करके हमारी बॉडी क्या एक्सेप्ट करेगी, ऋत भुक मतलब ऋतु के अनुसार, सर्दियों में क्या, गर्मियों में क्या, बरसात में क्या, और मित भुक मतलब मात्रा, उसकी जो मात्रा है संतुलित होनी चाहिए। इस प्रकार हमें पूरक आहार को अपने भोजन में शामिल करना होता है। तो पूरक आहार आपका कंप्लीट हो गया। एक अल्पाहार होता है जिसको डाइटिंग बोलते हैं। अल्पाहार काफ़ी खतरनाक साबित होता है। वज़न कम करने के लिए बच्चे क्या सोचते हैं कि हम भोजन कम खाना शुरू कर दें, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक सिद्ध होते हैं, जिनसे वो कुपोषण का शिकार होते हैं और उनको अनेकों रोग घेर लेते हैं। वो मानसिक डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और उनका जो ब्रेन है सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, शरीर में आलस बढ़ जाता है, उनकी जो रोगों को सहन करने की शक्ति होती है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि एनवायरनमेंट के बदलने मात्र से ही वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो डाइटिंग जैसे शब्द को अपने जीवन से सदा के लिए हटा देना चाहिए। वज़न कम करने के लिए भोजन को ग्रहण ना करना या कम मात्रा में ग्रहण करना ये बहुत ही गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा व्यायाम करके, हार्ड वर्क करके हम अपनी बॉडी को सुडौल बना सकते हैं। तो आपको ये बता दिया अल्पाहार की हानियाँ, जैसे वो भी मैंने आपको बता दी, हर प्रकार का रोग उससे आ जाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको बता दिए हैं, इसको देख लें। इसके बाद यदि कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याओं को बताएं और वहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9213044444। धन्यवाद।